आज का टॉपिक है हमारा मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। हम लोग प्रिपेयर करते हैं हर एक टॉपिक से जो हमारे स्टैटिस्टिक्स से जुड़े कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, उसी से एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे एग्ज़ाम स्मूथली अटेम्प्ट किया जा सके। देखेंगे आज के टॉपिक को। बेसिकली हम लोग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस को प्रिपेयर कर रहे थे, जहाँ से हम लोगों ने पॉइंट एस्टिमेशन से यहाँ तक पूरा सिलेबस कवर कर दिए हैं और विथ गुड नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। लास्ट क्लास में हमारा क्रैमर राव हो गया था, राव ब्लैकल हो गया था। आज हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक इसी में से मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर देखेंगे टॉपिक को। देखिए आज के टॉपिक में हम लोगों के पास है मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, जहाँ पे हम लोगों को दो पार्ट में देखना है इस टॉपिक को। कैसे? एक तो हो जाएगा हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर, दूसरा हो जाएगा हमारे पास मिनिमम वेरिएंस। ये दो चीज़ ही आप लोगों को आइडेंटिफाई करके रखना है, जिसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से बेसिकली फाइंड आउट करेंगे कि आप सोचेंगे कि आपके पास कोई दो एस्टिमेटर है, एक T1 और दूसरा एस्टिमेटर है आपके पास T2, और उसका पैरामीटर क्या है? थीटा, और इसका भी पैरामीटर हमारा थीटा है। अगर पहली बार आपको देखना पड़ेगा क्या आप एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 ले रहे हैं तो थीटा आ रहा है कि नहीं। अगर आता है तो फिर आप T1 को बोलेंगे इस थीटा के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर, पहला स्टेप। सेम वे में आप इसी को भी देखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2, क्या ये आपके थीटा के लिए थीटा इक्वल टू थीटा आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा आ जाता है तो T2 भी हमारा क्या हो जाएगा? अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब ये है हमारा पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखेंगे? नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे वेरिएंस ऑफ T1 और वेरिएंस ऑफ T2। आप अगर वेरिएंस ऑफ T1 अगर आपका वेरिएंस ऑफ T2 से छोटा आता है तो आप क्या बोलेंगे? अगर छोटा आता है तो आपका T1, ये जो T1 एस्टिमेटर आपने देखे थे ना, वो T1 आपका क्या हो जाएगा? वो आपका मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा। तो ये था मेन कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन के थ्रू हम लोग अगर देखेंगे तो दो स्टेप है। आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 थीटा होना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T थीटा होना चाहिए, चाहे कोई सा भी T हो, 2 है या 3 है, और दूसरा आपका मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए। तो हमारे पास T1 T2 दो रहेगा, उनमें से जिसका भी वेरिएंस हमारा मिनिमम रहेगा, अगर सेट होगा तो उस सेट में से जो मिनिमम वेरिएंस होगा उसका वेरिएंस हमारे पास लेस होगा बाकी सब में से। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। आप लोगों को ऐसा फैक्ट पता चलेगा इसमें से, जो आप लोग अगर एमएससी भी कर चुके होंगे ना, तब भी आप लोगों को नहीं पता होगा, आई गारंटी। देखिए हाउ टू फाइंड द मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर हम लोग 4 डिफरेंट वे में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रैमर राव भी हमारा मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रोवाइड करता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। सेकंड, आपका राव ब्लैकवेल थ्योरम भी आपका क्या करता है? मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रोवाइड करता है। और हमारा लेमन-शेप्स थ्योरम भी हमारा मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रोवाइड करता है। और एक है डायरेक्ट मेथड, जो मैंने अभी दिखाया था T1 T2 करके, वो भी आपका मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रोवाइड करता है। आई होप आप सभी को नहीं पता होगा कि ये डिफरेंट वे में हम लोग मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालते थे। अब इसमें से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे विथ कॉन्सेप्ट, ये भी हमारा सॉल्व हो गया था विथ 10 क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखेंगे लेमन-शेप्स थ्योरम से किस तरह से आप लोग मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए आप लोगों को स्टेप में बता देता हूँ कि अगर आपको मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर लेमन शेप से निकालना है ना, तो आप लोगों को पहले निकालना पड़ेगा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, फिर देखना पड़ेगा क्या वो कंप्लीट है क्या। अगर कंप्लीट होता है तो हम लोग देखेंगे वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स अनबायस्ड है क्या। अगर वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स आपका अनबायस्ड हो जाता है तो वही हमारा मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेमन-शेप्स थ्योरम। चलिए एक एग्जांपल के साथ हम इस टॉपिक को देखेंगे कि स्टेप एंड एग्जांपल। ये है हमारा स्टेप। हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक्स आपका बाइनोमियल फॉलो कर रहा है, पॉइसन फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है, चाहे कुछ भी दिया जाए, आपको पहले निकालना पड़ेगा उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन। देखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। सोच लेते हैं हमारे पास x1 x2 xn नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विथ आपका मीन थीटा एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वही आपको पहले स्टेप में निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के फंक्शन क्या है? 1/σ√2 e⁻² माइनस एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर, एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। तो आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं।
तो ये हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जहाँ पे हमारा मीन म्यू से थीटा हो गया है और वेरिएंस हमारा सिग्मा स्क्वायर ही है। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को निकालना पड़ेगा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपका फॉलो करेगा बोलेगा ना, उसी का सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हम लोग किसकी मदद से लिखते हैं? सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हम लोग नीमैन फिशर फैक्टराइजेशन थ्योरम से लिखते हैं। तो हम लोग उसी फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो हम लोग किस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे, ये नीमैन फिशर फैक्टराइजेशन पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लेते हैं। किसका? जो भी एक्स आई हमारा जो भी पीडीएफ या पीएमएफ फॉलो करेगा उसका। तो हम लोग यहाँ लिख लिया है कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसको एन टाइम मल्टीप्लाई करना है। वही हमारा बेसिकली क्या हो जाता है? लाइक्लीहुड फंक्शन। लाइक्लीहुड इज नथिंग बट आप x1 के लिए x2 के लिए बार बार फंक्शन को लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर एफ ऑफ एक्स आई लिख रहे हैं, हमारे पास एक्स आई किसका बैठेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पुट कर देंगे। तो कितने बार ही मल्टीप्लाई होगा? n बार। तो ये फंक्शन हमारे पास कितनी बार आ जाएगा? n टाइम्स। और e टू द पावर में ये माइनस 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 करके अगर आप n टाइम्स लिखे होंगे तो समेशन ओवर i इक्वल्स टू 1 to n ये तो बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को लाइक्लीहुड निकालना आई होप आ जाएगा। n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एक्स आई के लिए। तो ये हमारे पास क्या है? लाइक्लीहुड फंक्शन। अब उसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा कि लाइक्लीहुड फंक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो एक्स आई माइनस थीटा होल स्क्वायर है ना, इसी को ब्रेक डाउन करेंगे। और ये समेशन से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों के पास 1 ये सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर रहेगा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाहर, और ये समेशन हर एक के साथ एक्स आई स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे? नीमैन फिशर फैक्टराइजेशन के साथ कंपेयर करेंगे। हमेशा इस तरह से ही सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकाला जाता है। तो हम लोगों के पास ये लाइक्लीहुड सेम है। यहाँ पे एच ऑफ एक्स जो इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर होता है, हाँ ये एच ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। अब जी टी ऑफ एक्स जो होता है ना, वही हमारा सफिशिएंट एस्टिमेटर रहता है। तो जी हम लोग सोच लेंगे कि ये वो फंक्शन है जो हमारे पास जी टी एक्स और थीटा के फॉर्म पे लिखा गया है। आप अगर टी एक्स को यहाँ पे ढूंढेंगे ना तो आप लोगों को मिल जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर और दूसरा मिल जाएगा समेशन एक्स आई। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि याद करके रखेंगे कि सिग्मा स्क्वायर के लिए अगर कभी निकालेंगे तो आपका समेशन ओवर एक्स आई स्क्वायर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मीन हमारा थीटा है ना। तो मीन के लिए अगर मीन म्यू जो यहाँ पे थीटा है, इसके लिए अगर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ढूंढेंगे तो हमारा एक्स आई हो जाएगा। अब सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि आपका एक फंक्शन जो पैरामीटर के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कैरी करता है, बस उस तरह से याद करके रखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक्स आई सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। अब इस एक्स आई से बनाया हुआ फंक्शन जैसे कि समेशन ओवर एक्स आई बाई एन अगर आप ले लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स बार हो जाएगा ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कि ये भी आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि एक्स बार जो है वो ना, ये हमारे पास सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स पर पैरामीटर थीटा और आप बोल सकते हैं कि मीन थीटा के लिए। तो निकालना आ गया हमारे पास किस तरह से सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकली। अब थर्ड स्टेप में क्या है? थर्ड स्टेप में आपको देखना पड़ेगा जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स आपने निकाले क्या वो आपका कंप्लीट है कि नहीं। तो ये प्रोसेस आप लोगों को डिफिकल्ट लगता होगा कि कंप्लीट कैसे चेक करें। देखिए, जो आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स आया था टी, अब उसी से कोई एक फंक्शन आप ढूंढ लेंगे, उसको क्या बोला जाएगा? जी ऑफ टी। एंड आपको देखना है उस जी ऑफ टी फंक्शन का अगर आप मीन निकालेंगे या एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, अगर ज़ीरो आ जाता है क्या करेंगे? सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स टी है, उससे एक फंक्शन बनाएंगे और उसका एक्सपेक्टेशन लेंगे। अगर एक्सपेक्टेशन आपका ज़ीरो के इक्वल आता है तो हम लोग इस टी को क्या बोलेंगे कि ये टी हमारे पास मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेट, ये टी जो है हमारे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बन जाएंगे। तो हम उसकी मदद से अनबायस एस्टिमेटर भी निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ टी एक्स जीरो आता है कि नहीं वो देखेंगे। अगर आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास टी जो है हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट भी होगा। सफिशिएंट तो पहले से था, अब कंप्लीट भी होगा। तो इस प्रोसेस को देखने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आप क्या करेंगे कि हमें पता है
एक्स है अगर नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस आपका क्या दिया गया है, मीन म्यू एंड वेरिएंस आपका 1 दिया गया है ना, तो एक्स बार क्या हो जाता है कि एक्स बार हो जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन आपका म्यू के जगह पे थीटा है और वेरिएंस हमारा 1/n होता है। ये तो रिजल्ट है, एक्स अगर नॉर्मल ये फॉलो करेगा, एक्स बार हमारा ये नॉर्मल विथ वेरिएंस 1/n होगा। मतलब यहाँ पे वेरिएंस अगर आपका सिग्मा स्क्वायर है तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाई n होगा। ओके, ये बात हम लोगों को पता है। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या था, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हमारा एक्स बार था, अभी देखे थे। तो हम लोग इस एक्स बार से कोई फंक्शन ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, जी ऑफ एक्स बार। तो हम लोग को जी ऑफ एक्स बार ले लिए है। अब उसका एक्सपेक्टेशन हमारे पास 0 आएगा। क्यों, कैसे आएगा, देखिए हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास फंक्शन जो है ना वेरिएंस के जगह पे क्या है 1/θ है। तो हम लोग अगर फंक्शन लिखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, एक्स बार का क्या लिखेंगे, फंक्शन। तो ये हमारे पास एक्स बार का फंक्शन है, यहाँ पे बार नहीं है, यहाँ पे है एक्स बार आर। तो क्या आ जाएगा 1/σ√2π करेंगे e⁻x - होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस सिग्मा के जगह पे आप लोगों को क्या मिल रहा है 1/n। तो ये 1/n अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ लिखा गया। आप अगर इस फंक्शन का एक्सपेक्टेशन ले रहे होंगे ना, तो इस फंक्शन का एक्सपेक्टेशन आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग एक्सपेक्टेशन क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर रीज़न भी दिया गया है कि यह हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और कंटिन्यूअस एंड सिमेट्रिक भी होता है। तो इस तरह से आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्योंकि ये 0 बन गया है तो हमारे पास एक्स बार जो हमारे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स थे तो हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा। तो आपको इसी चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से देखना है कि कब हमारा कंप्लीट बन जाएगा। क्योंकि ये कंप्लीट बन गया है तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा कि हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट भी है। अब लास्ट स्टेप आप लोगों को देखना पड़ेगा, जो हमारे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एक्स बार थे, क्या हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स अनबायस्ड है उस पैरामीटर के लिए। मतलब आप लोगों को देखना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार क्या थीटा के बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है। लास्ट में हम लोग देखेंगे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स अनबायस्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक्स बार का एक्सपेक्टेशन लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक्स बार भी क्या फॉलो कर रहा था, नॉर्मल विथ थीटा एंड वेरिएंस 1/n। तो ये क्या होता है, नॉर्मल विथ मीन थीटा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार अगर आप लेंगे तो आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा थीटा के लिए। क्योंकि ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर लिया है तो हम लोगों का चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। क्या कि एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स जो है हमारे एक्स बार और उस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स से बनाया हुआ कोई फंक्शन होगा हमारे पास, जिसको हम लोग जी ऑफ एक्स बार लेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स बार हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और थर्ड स्टेप में हम लोगों को ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए मिल गया है और हम लोगों को क्या मिल गया है कि ये एक्स बार का अगर आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं तो ये हमारे पास अनबायस्ड भी हो रहा है। तो क्योंकि ये सारा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है कि हमारा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है, कंप्लीट भी है और अनबायस्ड भी है, तो अल्टीमेट हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक्स बार जो होगा ना, ये हमारे मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा। क्योंकि हर एक आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि हर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमारा मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर देगा। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, जिसका वेरिएंस हर एक आप चाहे कुछ भी ढूंढ लीजिए उससे लेस होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि इतना लंबा रिजल्ट आप लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा इसको याद करके रखना है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप अगर करेंगे ना तो आपका टाइम चला जाएगा बहुत लंबा। कैसे देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर उसका मीन होता है, बार्नौली विथ पैरामीटर होगा तब भी उसका एमबीयू ही एक्स बार होता है, पॉइसन के लिए भी एक्स बार, एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर लेमडा के लिए 1/x बार बोल सकते हैं आप लोग इसको अरेंज करेंगे तो, और यूनिफॉर्म के लिए n+1/n इंटू मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो xn मतलब लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये टेबल आप लोगों को याद करके रखना है, बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि एग्जाम में आप इतना लंबा सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
आई होप समझ में आ गया है। किसी भी जगह पे डाउट रह गया होगा ना, आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। और जो डिफरेंट टेक्निक हम लोगों ने सीखे हैं ना, इन सारे टेक्निकों को कंबाइन करके MBUE से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाला है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे MBUE से डिफरेंट नंबर, एटलीस्ट 10 नंबर ऑफ MCQ क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।